समझिएगा इस बात को, हम आप लोगों के लिए छोटी वीडियोस लेके आ रहे हैं जो 10-15 मिनट की होती है, और उसमें क्या करते हैं हम आप लोगों को हर बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, एक नया स्ट्रक्चर समझाते हैं, उसको बताते हैं, एग्जांपल्स देते हैं और कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए दे देते हैं। कुछ मत कीजिए, बस फॉलो कीजिए, चीज़ों को करते रहिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं। आई मेक श्योर गाइज बहुत जल्द आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। बस चीज़ों को अप्लाई कीजिए, जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। आपका लेवल कुछ भी हो, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए हर क्लास में 5 ऐसे वर्ड्स लेके आते हैं जो होते तो बेसिक्स हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें मिस प्रोनाउंस करते हैं। आज भी हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स लाए, लेकिन आज के जो वर्ड्स हैं ना बाकी दिनों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज के जो वर्ड्स हैं वो बेसिक्स भी हैं, लेकिन इसके साथ गए इस वर्ड्स में पता है क्या है, इसके 2 साउंड है, यानी एक ही शब्द और 2 अलग अलग उच्चारण और 2 अलग अलग मतलब। तो चलिए देखते हैं वो वर्ड्स क्या हैं। आइए क्या है, तो ये रहे वो 5 वर्ड्स आपके सामने। जो पहला शब्द है उससे शुरू करते हैं और आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो जो पहला शब्द है वो है RECORD। आपने सुना है, आप बोलते हैं ना कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ। अब गाइस रिकॉर्ड का एक और मतलब होता है, रिकॉर्ड का एक और मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि क्या तुमने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, बोलते नहीं मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, सचिन तेंदुलकर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो देखो ये भी रिकॉर्ड है। सो सचिन तेंदुलकर ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड, तो हो गया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्ड का मतलब किसी का जो कीर्तिमान है उसको तोड़ देना। तीसरा देख लीजिए, तीसरा होता है इसका जिसको हम बोलते हैं रैकड। अब रैकड का मतलब क्या होता है, रैकड का मतलब होता है आंकड़ा। आंकड़ा मतलब कोई भी लिखा जुखा पहले का। तो जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस ले लें कि हमारे पास इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सो वी डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ दिस पर्सन, वी डोंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो यहाँ पे रिकॉर्ड बोलेंगे, और बाकी जो 2 बताया मैंने वो होते हैं रिकॉर्ड। तो देखो कितना ज़रूरी बात है ना समझना, एक ही शब्द और 3 अलग अलग मतलब। चलिए ऐसे ही है हमारा नेक्स्ट वर्ड। वो जो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने वो है READ। अब आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, इसके तो एक ही साउंड हो सकता है। नहीं, इसके भी 2 साउंड हैं। READ रीड का मतलब होता है पढ़ना, आप जानते हैं, बहुत बेसिक्स है। लेकिन गाइस आपको पता है कि हम इसको प्रेजेंट और पास्ट में जब बदल देते हैं तो इसका साउंड भी बदल जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट में कि मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या होगी इसकी इंग्लिश, आई रीड अ बुक। अगर यही सेंटेंस पास्ट में चला जाए कि मैं किताब पढ़ता था, तो भी देखो इसकी इंग्लिश ये होगी, आई रीड अ बुक। अब आप कहोगे एक ही सेंटेंस प्रेजेंट में भी है और पास्ट में भी है और मतलब बदल जा रहा है, कैसे? तो मैं बताता हूँ। सेंटेंस एक ही रहेगा, लेकिन गाइस जो पास्ट में जो रीड है ना, पास्ट में जाएगा तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा रेड। तो प्रेजेंट में आई रीड अ बुक और पास्ट में आई रेड अ बुक। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो अगला शब्द है आपके सामने ये रहा, और वो है TEAR। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि टीयर का मतलब क्या होता है, आंसू। सही सुनते हैं आप, लेकिन आपको पता है इसके 2 अलग अलग साउंड हैं और इसका मतलब भी साउंड के साथ बदल जाता है। तो टीयर का मतलब आंसू। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि आई हेट टीयर्स, तो क्या हो जाएगा, आई हेट टीयर्स, इसका मतलब यहाँ आंसू आ गया। लेकिन गाइस इसी शब्द को हम लोग ऐसे बोलते हैं टेयर। जब हम इसको टेयर बोलते हैं सेम स्पेलिंग के साथ, तो इसका मतलब कुछ और होता है। तो टेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फाड़ना। फॉर एग्जांपल किसी पेपर को ऐसे फाड़ देना या किसी भी चीज़ को फाड़ देना, तो वहाँ बोलते हैं टेयर। फॉर एग्जांपल आपने मेरी किताब क्यों फाड़ी, सो वाई डिड यू टेयर माई बुक। सो गाइस यू अंडरस्टैंड कि आप लोग टीयर और टेयर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो अगला शब्द है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी का पता पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है। सो स्पेलिंग आपको बताइए, ADDRESS। क्या पढ़ते हैं आप लोग? अक्सर हम लोग इसे बोलते हैं एड्रेस। तुम्हारा एड्रेस क्या है? सही है, अगर हम बात कर रहे हैं एड्रेस की। तो अगर आपको पूछना है कि आपका एड्रेस क्या है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट इज़ योर एड्रेस, दैट इज़ राइट। लेकिन आपको पता है अगर हम इसको एड्रेस करके बोलें, कैसे एड्रेस, तो इसका मतलब बदल जाता है। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। संबोधित करने का मतलब आप जानते हैं कि जब हम किसी मीटिंग को लेते हैं या फिर किसी भी सभा को हम जाकर सामने से उनसे बातें करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री कल मीटिंग को संबोधित करेंगे। सो द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द मीटिंग टुमारो।
तो आपको पता चल गया क्या फ़र्क है कि एड्रेस और एड्रेस में सेम स्पेलिंग के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जो अगला शब्द है वो आज का आखिरी है, वो है ADVOCATE। क्या पढ़ते हैं आप इसको? अधिकतर लोग इसे जानते हैं और वो लोग इसे बोलते हैं एडवोकेट, जो कि गलत है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो एडवोकेट बोलते हैं उसका मतलब कुछ और निकलता है। जब मुझे पता है आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं इसको, किस लिए यूज़ करते हैं? लॉयर के लिए, है ना, वकील के लिए। लेकिन वहाँ आपको इसको एडवोकेट नहीं बोलना होता है, वहाँ आपको बोलना है इट्स कॉल्ड एडवोकेट। क्या? एडवोकेट। तो इसमें एडवोकेट है, वकेट नहीं है। लेकिन अगर हम इसे बोलेंगे एडवोकेट, जिसका मतलब होता है समर्थन करना। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। और एडवोकेट है वो वर्ब है, और जब हम बात करें एडवोकेट की वो है नाउन, क्योंकि वो एक नाम है। तो आई होप गाइज आज के बाद इस प्रकार के शब्दों को और जो 5 हमने आज आपको सिखा दिए हैं इनको आप सही प्रोनाउंस करेंगे। अगर आपको क्लास वाकई समझ आ रही है और आपको लग रहा है आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, एक काम कर दीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस प्रकार की वीडियोज़ को और देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। आइए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो गाइज आज के क्लास में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर है आपका D of 4। क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। किस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे? जैसे कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए, है ना, कमाल का स्ट्रक्चर और बहुत ज़रूरत भी है। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल गाइस हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फ्यूचर में क्या क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना जो आपको चाहिए होंगी, वो सारी चीज़ें इस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद ही आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे कि मेरे पास अपना घर होना चाहिए, मेरे पास BMW कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए, मेरा दुनिया में बहुत नाम होना चाहिए। यानी इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस हैं जहां आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस स्ट्रक्चर के द्वारा ही आप ट्रांसलेट कर पाते हैं। चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़े से एग्जाम्पल्स लेके और डीपली समझ लेते हैं। चलिए, तो ये रहा स्ट्रक्चर आपके सामने। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सेंटेंसेस किस प्रकार के आएंगे? जैसे कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए। चलिए काम करते हैं, हर बार की तरह एक आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अफर्मेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार होनी चाहिए, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश? लेकिन उससे पहले रूल चाहिए, जो रूल आपके सामने ये रहा। तो मेरे पास कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार, ये हो गया अफर्मेटिव। अब बात करते हैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बोलेंगे। तो नेगेटिव में बोलेंगे क्या? कि मेरे पास कार नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको रूल चाहिए, जो रूल आपके सामने ये रहा, और इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई शुड नॉट हैव अ कार। देखिए इस रूल को और समझने की कोशिश कीजिए कि नेगेटिव में कैसे बना। अब बात आती है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या? जो क्या से शुरू होते हैं। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? क्या मेरे पास एक कार होनी चाहिए? क्या मेरे पास एक कार होनी चाहिए? और जिसके लिए हमें रूल चाहिए, जो रूल आपके सामने ये रहा, और इंग्लिश क्या बनेगी? शुड आई हैव अ कार। शुड आई हैव अ कार। इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ले लेते हैं। जैसे क्या मेरे पास एक कार नहीं होनी चाहिए? तो उसके लिए आपके लिए रूल चाहिए, तो रूल आपके सामने ये रहा, और इंग्लिश क्या होगी? शुड आई नॉट हैव अ कार। यही सेंटेंस WH में चले जाए। WH मतलब क्या? वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों ऐसे आते हैं WH। बेसिक्स में आपने पढ़ ही लिया होगा। तो सेंटेंस हो जाए कि मेरे पास कार क्यों होनी चाहिए, जिसका रूल आपके सामने ये रहा, इससे ट्रांसलेट होगा। इंग्लिश क्या होगी? वाई शुड आई हैव अ कार। यही सेंटेंस WH नेगेटिव में हो जाए तो कैसे हो जाएगा? कि मेरे पास कार क्यों नहीं होनी चाहिए। सो वाई शुड आई नॉट हैव अ कार। तो देख लिया आप लोगों ने, हमने सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लिए। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि वो सेंटेंसेस जो हमने ट्रांसलेट करे। तो ये रहे वो 6 सेंटेंसेस, और ये रही वो 6 इंग्लिश, और ये रहे 6 इंग्लिश ट्रांसलेशंस। आपको करना क्या है, हर बार की तरह इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अफर्मेटिव रूल से अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट हुआ, नेगेटिव रूल से नेगेटिव कैसे ट्रांसलेट हुआ, इंट्रोगेटिव जो क्या वाले हैं वो कैसे ट्रांसलेट हुए, और WH मतलब क्या, क्यों वाले कैसे ट्रांसलेट हुए। क्योंकि अगर ये 6 सेंटेंस आपको समझ आ गए कि ये कैसे ट्रांसलेट हुए हैं, तो इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस आप ले आइए, आपसे 100% ट्रांसलेट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है बेसिक में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ 6 प्रकार के।
सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ लें। तो जैसे कि एक सेंटेंस हो जाए कि मेरे पास अपना घर होना चाहिए, तो क्या होगी इसकी इंग्लिश, आई शुड हैव माई ओन हाउस। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, सो आई शुड हैव सो मेनी फ्रेंड्स। आपके पास घमंड नहीं होना चाहिए, सो यू शुड नॉट हैव एरोगेंस। सेंटेंस हो जाए कि उसके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सो ही शुड हैव अ गवर्नमेंट जॉब। आपके पास बात करने का सही तरीका होना चाहिए, सो यू शुड हैव राइट वे ऑफ टॉकिंग। यानी इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस हैं अब आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब इसका पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आया भी या नहीं? करना क्या है, हर बार की तरह ये रहे कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए। तो इन सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। समझिएगा इस बात को, हम आप लोगों के लिए छोटी वीडियोस लेके आ रहे हैं जो 10-15 मिनट की होती है, और उसमें क्या करते हैं हम आप लोगों को हर बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, एक नया स्ट्रक्चर समझाते हैं, उसको बताते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं और कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए दे देते हैं। कुछ मत कीजिए, बस फॉलो कीजिए, चीज़ों को करते रहिए, जैसे जैसे हम बता रहे हैं करते रहिए गाइस। आई मेक श्योर गाइस बहुत जल्द आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। बस चीज़ों को अप्लाई कीजिए, जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और एक और बात गाइस, प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।